गुड मॉर्निंग। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने जो इन बिटवीन सेल्स और इनसाइड सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके कौन कौन से मीन्स है, उन मीन्स के बारे में स्टडी किया था। उनमें हमने जो पढ़ा था उसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ये क्या है, इनको नॉर्मल हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने डिफ्यूज़न को वाइड लेवल पर स्टडी किया था। डिफ्यूज़न क्या होता है, किसे कहते हैं। आज डिफ्यूज़न के बाद नेक्स्ट पॉइंट है परासरण या ऑस्मोसिस। टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। हम ऑस्मोसिस के बारे में आज स्टडी करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस का प्लांट्स में यूज़ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसके साथ जो प्रीवियस वीडियो में मेम्ब्रेन्स के बारे में जो स्टडी किया था, तो उन मेम्ब्रेन्स के थ्रू एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस किस तरह से होता है। और इसके साथ ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपके 12th में भी इम्पोर्टेंट है। जो 12th है, 12th में सरफेस केमिस्ट्री वाला जो लेसन है, उस सरफेस केमिस्ट्री वाले लेसन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ ऑस्मोसिस क्या होता है ये वहाँ पर भी है। वहाँ पर एक अदर चीज़ जो आ जाती है वह जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है पाई इज इक्वल टू CRT, ये यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। इसके अदर बाकी सारे जो है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके 12th ऑस्मोसिस सरफेस केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस वाले चैप्टर में। सो लेट वी स्टार्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि मेम्ब्रेन्स जो है वो डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी होती है, किस किस टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये मेम्ब्रेन्स है 4 टाइप की होती है। उन 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स में हम यहाँ पर लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन्स और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन्स, सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन्स, अप्रोक्स बोथ आर टेकन सिमिलर, लगभग दोनों को सिमिलर लिया जाता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का ही हम यहाँ पर मेजर लेते हैं ऑस्मोसिस में। देन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स अलाउ ओनली सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है ये केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को या केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही, केवल विलायक के अणुओं को ही उनकी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने देती है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके डिफाइन कैसे करें। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, इधर ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड है, और इधर हमने लिया है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है वह डिफरेंस इनकी कंसंट्रेशन में है, या वीक और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस है इनके। अब यहाँ पर अगर ले हम तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट में सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, यानी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि कंसंट्रेट जो होता है उसमें सोल्यूट ज़्यादा होते हैं, यानी लेस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वह अप्रोक्सीमेटली इससे कम होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। सो व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब भी दो जो सॉल्यूशंस है उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, देन ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना इन विच देयर इज मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। There is movement of only solvent particles from their higher concentration to low concentration.
यानी ये जो फिनोमिना है ऑस्मोसिस या परासरण जो है, ये परासरण केवल विलायक के अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना है। तो जब विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु उनकी उच्च सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक के अणुओं की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो विलायक के अणु जहां पर उनकी हायर कंसंट्रेशन है, उस हायर कंसंट्रेशन से या हायर कंसंट्रेशन के बजाय हम कर सकते हैं कि जो हाई केमिकल पोटेंशियल है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उससे वो अपने लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूव करता है या लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और यह जो मूवमेंट है या यह फिनोमिना है, जो इनके मूवमेंट का यह फिनोमिना कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम या तो सिंपली कहें कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का उनकी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ही कहलाता है ऑस्मोसिस या परासरण। या इसको हम अगर हम डिफाइन करें कि और क्या कह सकते हैं जो ऑस्मोसिस है, उस ऑस्मोसिस को, तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहां पर जो मूवमेंट हो रही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वह ओनली सॉल्वेंट की हो रही है। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो रहा है, यहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल कांट बी पास थ्रू। सोल्यूट यहां से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही पास होना या विलायक के अणुओं का ही पास होना होता है उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ पर विलेय के अणु चाहे उनकी सांद्रता कहीं पर भी कम ज़्यादा है, वो यहाँ पर मूव नहीं करते, क्योंकि इनको सेपरेट किया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जो केवल विलायक के अणुओं को ही पास होने देती है। तो यह जो फिनोमिना या ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट कहलाती है ऑस्मोसिस या परासरण। इस मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, इस ऑस्मोसिस में हमने दो सॉल्यूशन लिए, दो टाइप के सॉल्यूशंस लिए हैं। एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दूसरा जो है वह डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब जो कोई भी मीडियम है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, उन डिफरेंट सॉल्यूशन की हम कंपैरिजन करें कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन के किस तरह से वो कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या ऑस्मोसिस है, उस ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वह सॉल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या अल्प परासरी। हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन। सेकंड होते हैं आइसोटोनिक या समपरासरी, और तीसरे होते हैं हाइपरटोनिक या अति परासरी विलयन। जो 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमें ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग मिलते हैं या उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होते हैं। हाइपोटोनिक या अल्प परासरी, न्यून परासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या समपरासरी विलयन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस या अति परासरी विलयन। अब यहाँ पर हम इसको लेते हैं कि ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। हमारे पास 2 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए, एक सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दैट मीन्स जो ए है, ए की कंसंट्रेशन बी से, ए की कंसंट्रेशन जो है वह बी से कम है। तो ए की कंसंट्रेशन बी से कम है, या ए जो है वह डाइल्यूट है और बी जो है वह कंसंट्रेट है। तो सॉल्यूशंस विच आर डाइल्यूट देन अदर सॉल्यूशन, देन 2 सॉल्यूशन है, उन 2 सॉल्यूशन में
हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वह सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट है या तनु विलयन जितने भी होते हैं, एक दो विलयन है, दो के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, उन दोनों की तुलना करने पर वह विलयन जो डाइल्यूट है वह कहलाता है हाइपोटोनिक। हाइपो यानी नीचे वाला, अल्प कम। तो वह जो विलयन है जिसकी कंसंट्रेशन लो है, तो कंसंट्रेशन लो दैट मीन्स वहां पर कंसंट्रेशन हाई किसकी है, सॉल्वेंट की है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा अमाउंट में है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यदि ज्यादा अमाउंट में है तो उस कंडीशन में उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरी तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, जितने भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी सांद्र विलयन है, वो सांद्र विलयन तनु विलयन की तुलना में क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, अति परासरी होते हैं। तो जो विलयन है वह विलयन की अगर कंपैरिजन करें, हमारे पास दो विलयन है, दो देयर आर टू सॉल्यूशंस A and B. A is dilute and B is concentrate. Then the dilute solution is hypotonic with respect of concentrated solution. तो दो हमारे पास तनु और सांद्र विलयन है, तो जो तनु विलयन होता है वह सांद्र विलयन की तुलना में अल्प परासरी होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक विद रेस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना में क्या होता है, अति परासरी होते हैं। तो हमें ये चीज माइंड में अच्छी तरह से समझ लेना है कि अति परासरी किसे कहते हैं और अल्प परासरी किसे कहते हैं, क्योंकि जब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या ऑस्मोटिक प्रेशर की जहां पर भी बात आएगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होता है, तो वहां पर हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। यानी वे सारे सॉल्यूशंस जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है, तो सॉल्वेंट के ज्यादा अमाउंट में होने पर वह जो है हाइपोटोनिक या अल्प परासरी होता है, और जब सॉल्वेंट जो होता है वह लेस अमाउंट में होता है, लेस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होती है, तो या जो विलायक है विलायक की कंसंट्रेशन लो है, तो उस कंडीशन में उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज सेम और इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, अगर हम A और B की तुलना करें तो A और B में दोनों की कंसंट्रेशन यदि सेम है तो उस कंडीशन में इनको कहा जाएगा समपरासरी, और हम कह सकते हैं इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। So there are three types of solutions: hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. Then the water moves in which direction? Through semi-permeable membranes. When these three solutions are in contact, जब तीनों solutions जो है वो contact में है, तो उस condition में जो movement होगा water का वह किस तरफ होगा, इसको यदि हम देखें फर्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हमारे पास सॉल्यूशंस, इनको सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, और दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक हाइपोटोनिक है, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब मैं वाटर या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो मूव करेंगे तो किस तरफ करेंगे, सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन से, इसको हमें बताना है। अब सोलेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, इसको यदि हम बोलते हैं तो फर्स्ट वी हैव क्लियर इन आवर माइंड दैट इन विच सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, एंड हमें यह पता होना चाहिए कि किस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक में या हाइपोटोनिक में, जो पानी की कंसंट्रेशन या वाटर मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। तो यहां पर हाई सॉल्वेंट, हाइपोटोनिक है तो अल्प परासरी विलयन है, तो तनु विलयन हो गए। तनु विलयन दैट मीन्स वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है, और यहां पर
लो सॉल्वेंट। अब लो सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वह कम है, देन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट is from their higher concentration to low concentration through semi-permeable membrane. So water moves in this direction from hypotonic solution to hypertonic solution. ये water का movement है. If the solutions are isotonic, then the water molecules which pass in right hand side, same water molecule passes in left hand side. यानी दोनों तरफ जो पास होने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो सिमिलर होंगे, उनमें किस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेट होता है, मोर अमाउंट में होता है, और हाइपोटोनिक का लेस अमाउंट में होता है। तो ये तो हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब इन सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने के बाद हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव करते हैं। There are 3 petri dishes and all of the petri dishes we kept रेजिन्स और किशमिश। हमने इसमें किशमिश रख दी फर्स्ट वाले में, सेकंड और थर्ड वाले में हमने रखे ग्रेप्स। 3 टाइप के पेट्री डिशेस और तीनों में हमने एक में किशमिश रखी है, दूसरे में ग्रेप्स, तीसरे में भी ग्रेप्स रख दिए, अंगूर रख दिए। अब फर्स्ट वाला जो पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में हमने डाला है 10 NaCl सॉल्यूशन और 10 m NaCl सॉल्यूशन। 10 मोल का NaCl सॉल्यूशन इसमें रख दिया है हमने। NaCl सॉल्यूशन इन इक्वल कंसंट्रेशन, और हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म हैज लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन देन सॉल्यूशन। इक्वल कंसंट्रेशन विद cytoplasm and higher concentration with cytoplasm है। 3 पेट्री डिश, तीनों में हमने सॉल्यूशंस भी अलग अलग लिए और सब्सटेंस जो है वो यहाँ पर रख दिए, जो ग्रेप्स है या जो रेजिन्स है उनको हमने रख दिया है। अब जो रेजिन्स या ग्रेप्स है इनमें सेल्स होती है और उन सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वह सेल मेम्ब्रेन का टाइप जो होता है वह कौन सा होता है, जैसा हमने सब पढ़ा है, वह सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी वह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है।
और चयनात्मक पारगम्य झिल्लियाँ जो भी होती है वह केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को या सेलेक्टेड जो मॉलिक्यूल्स है उनको ही यहाँ से पास होने देती है। तो यहाँ पर हम इनको जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स ही यहाँ पर ले लेते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स इनके सराउंडिंग है। अब फर्स्ट वाले की बात करें, जहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हायर है, यानी जो किशमिश है, किशमिश का कंसंट्रेशन हायर देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, जो जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन से जो किशमिश है उसका अंदर जो साइटोप्लाज्म है वह ज़्यादा कंसंट्रेशन का है। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन का है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइल्यूट कौन सा हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर कौन सा है, NaCl इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू किशमिश। जो किशमिश है उनके रेस्पेक्ट में जो NaCl सॉल्यूशन है वह हाइपोटोनिक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है किशमिश की, जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि NaCl की कंसंट्रेशन कम है। तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हाइपरटोनिक है, और ये सॉल्यूशन है जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। NaCl के बजाय हम शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम मान लें कि मीठा है, ये स्वीट होते हैं, तो स्वीट होने पर हम शुगर सॉल्यूशन या शक्कर का विलयन भी ले सकते हैं। तो यहाँ शक्कर का सॉल्यूशन जो है वह हाइपोटोनिक है। सेकंड बी वाली जो है, यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। थर्ड वाला है, यहाँ NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा है साइटोप्लाज्म से, तो NaCl या ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स की कंसंट्रेशन कम है विद रेस्पेक्ट टू NaCl एक्वस। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वह कौन सा होगा, ग्रेप्स। जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक होंगे। अब ये यहाँ पर तीनों टाइप के सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने तीनों टाइप की जो पेट्रोडेशन इनके सॉल्यूशंस और इनके अंदर रखे हुए सब्सटेंस या सेल्स को हमने सेपरेट कर लिया है, इनके बारे में देख लिया। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरफ होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव करेंगे, इस चीज को हम देखें कि वाटर मॉलिक्यूल्स किसका ट्रांसफर किस तरफ होना चाहिए या होगा। देन वी हैव टॉक्ड प्रीवियसली इन ऑस्मोसिस दैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव थ्रू देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह उनकी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स जहां पर ज्यादा है वहां से वो जहां पर उनकी अमाउंट कम है उधर मूव करेंगे। यहां पर देखिए NaCl हाइपोटोनिक है और किशमिश हाइपरटोनिक है, तो उस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा कहां पर है, कहां पर होंगे, जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यानी जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, यानी ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है इस साइटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग। देन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन किशमिश थ्रू मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू किशमिश में एंटर करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम किशमिश स्वेल्स अप। जो किशमिश होती है वह स्वेल अप हो जाती है, किशमिश जो होती है वह फूल जाती है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा घरों पर, जब भी कोई मिठाई वगैरह बनती है, खीर वगैरह बनती है, तो उनमें जब हम किशमिश डालते हैं तो वह किशमिश जो होती है वह स्वेल अप हो जाती है। या पानी में जब किशमिश को डाल के रखते हैं तो उस कंडीशन में वह स्वेल अप हो जाती है। तो स्वेल अप होने के पीछे रीज़न क्या है कि बाहर पानी है केवल जो प्योर है, अप्रोक्स प्योर है, और इस प्योर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कंसंट्रेशन का मतलब है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से वह किशमिश के अंदर मूव करते वाटर पार्टिकल्स, और वाटर पार्टिकल्स का किशमिश के अंदर मूव करने के कारण से किशमिश जो होती है वह स्वेल अप हो जाती है। अब ये स्वेल्ड अप किशमिश को यदि हम यहाँ पर ट्रांसफर कर दें,
ग्रेप्स तो पड़े ही है, लेकिन स्वेल ऑफ किशमिश जो है उनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, इनमें से 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का एंट्रेंस सेल के अंदर होता है तो इसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस। है अंतः परासरण। जो ए वाली पेट्री डिश है, इस ए वाले पेट्री डिश में हो रहा है एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो यह अंतः परासरण है, जिससे जो सेल्स होती है, साइटोप्लाज्म होता है, या सेल्स कंप्लीटली स्वेल अप हो जाती है। इस तरह से यदि आरबीसी जो होती है, उन आरबीसीज को वाटर में रख दिया जाए, प्योर वाटर में, तो वाटर आरबीसीज के अंदर एंटर करता है। क्योंकि उनके सराउंडिंग कुछ भी सेल वॉल नहीं है, तो वाटर का अमाउंट लगातार उसके अंदर एंटर करता जाएगा, और लगातार एंटर करते जाने के कारण से जो आरबीसीज है वो बर्स्ट हो जाती है, वो फट सकती है। तो जो आरबीसीज और प्रोटोप्लाज्म है, उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है, और वह 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होती है। अब ये तो हुआ फर्स्ट एंडोस्मोसिस। बी वाले में चूंकि दोनों ही सिमिलर है, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट से इन करेंगे सेल में, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स सेल से आउटवर्ड्स मूव करेंगे। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट बोथ साइड पर इक्वल होगा। इक्वल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका एंडोस्मोसिस होगा और एक्सोस्मोसिस होगा। तो यहाँ पर किस तरह की कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब थर्ड वाला सॉल्यूशन लेते हैं हम, सी वाला। यहाँ पर जो NaCl सॉल्यूशन है वह कंसंट्रेट लिया है, तो NaCl सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, यानी ये हाइपरटोनिक है। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो ग्रेप्स या जो स्वेल अप किशमिश है, तो स्वेल अप किशमिश में वाटर परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि वो हाइपोटोनिक है, ये अल्प परासरी है। तो ये ग्रेप्स जो होते हैं इनका साइटोप्लाज्म अल्प परासरी होता है इस साल्ट सॉल्यूशन से या शुगर सिरप से। और जब इस कंडीशन में को रखा जाता है तो यहां पर होता है एक्सोस्मोसिस, वही परासरण। और वही परासरण या एक्सोस्मोसिस से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स आउटसाइड फ्रॉम सेल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल से आउटसाइड मूव करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स जब सेल से आउटसाइड मूव कर रहे हैं तो सेल्स जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। यानी आफ्टर समटाइम्स ग्रेप्स एंड स्वेल अप किशमिश श्रिंक्स अगेन, ये वापस से श्रिंक हो जाएंगे। तो ये जो फिनोमिनाज है, ये सारे फिनोमिनाज या ये जितने भी हमने देखे हैं एक्सपेरिमेंटल, ये सारे जो है ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड है कि सॉल्यूशंस किस टाइप के सॉल्यूशन में हम जब किसी चीज़ को रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है। और इसका जो लिविंग वर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस का। अब इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सा है, इसके साथ साथ ये इनकी सारे डेफिनेशंस जो है वो डेफिनेशंस भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस के साथ साथ जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके डेफिनेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अदर जो भी आप करना चाहें वह आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। यहाँ पर एंडो और एक्सोस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द अदर सॉल्यूशन, यानी दूसरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जिस सॉल्यूशन की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वह हाई होती है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है
उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को या दूसरे सॉल्यूशन को हम सेमीपैरेलल मेम्ब्रेन से अलग करते हैं, तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या विड्रॉ कर लेता है, उससे पानी को खींच लेता है अपनी तरफ, जब इनको सेमीपैरेलल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है। यानी यहाँ पर ये एक तरह से एक्सोऑस्मोसिस करता है, और जब सेल से ये वाटर विड्रॉ करता है तो सेल्स श्रिंक होती है, और सेल्स का श्रिंक होने से प्लाज्मोलाइसिस की जो फिनोमेना है या प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है, वह क्या होता है अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। Okay, next are hypotonic solutions and endoosmosis. तो एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से हैं? तो दो सॉल्यूशंस विच हैव लोअर कंसंट्रेशन और लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आर कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अल्पराशरी विलयन। और जब अल्पराशरी विलयन में किसी कोशिका को रखा जाता है तो उस कंडीशन में जो वाटर है वह विलयन से कोशिका में जाता है, यानी एक तरह से एंडोऑस्मोसिस होता है। अब एंडोऑस्मोसिस क्या है, किसे कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस इज इनफ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से, तो वाटर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है? जहाँ जो सॉल्यूशन है वह डाइल्यूट है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है किसी भी सेल को, तो उस कंडीशन में जो वाटर है वह सॉल्यूशन से सेल में एंटर करता है, और सेल में एंटर करने की जो प्रोसेस होती है वही कहलाती है एंडोऑस्मोसिस। अब जो एंडोऑस्मोसिस है यह एक प्रेशर क्रिएट करती है सेल में, उसको कहते हैं टर्जर प्रेशर या स्फीति दाब। यह प्रेशर होता है स्फीति दाब, और इस स्फीति दाब के कारण से जो सेल होती है वह सेल टर्जिड हो जाती है, यानी स्फीत हो जाती है। स्फीत होने का मतलब है पूरी तरह से फूल जाना। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा यदि उसमें हवा नहीं है तो वह उसको कहते हैं फ्लैसिड, या हम उसको कहते हैं श्लथ। कोशिका के लिए जो शब्द यूज में आएगा वह होता है श्लथ या फ्लैसिड। तो जब गुब्बारा है वह उसमें हवा नहीं है बिल्कुल भी, तो उसको कहा जाता है श्लथ या फ्लैसिड। और जब वह पूरी तरह से फूल गया तो उसको कहा जाता है, कहेंगे हम स्फीत या फूला हुआ, और या टर्जिड। और स्फीत होने की कंडीशन में जो एयर उस बलून की वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वह प्रेशर ही हम कह सकते हैं यहाँ पर टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर या स्फीति दाब। तो ये आपके एंडोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सोऑस्मोसिस की अगर बात करें कि एक्सोऑस्मोसिस क्या है, किससे कहते हैं, देन एक्सोऑस्मोसिस इज इनवर्स ऑफ एंडोऑस्मोसिस, यानी एक्सोऑस्मोसिस जो है एंडोऑस्मोसिस का अपोजिट होता है। जो एंडोऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं और वाटर का इनफ्लो हो रहा है, तो एक्सोऑस्मोसिस और वही परासरण जो होता है इट इज आउटफ्लो ऑफ H2O। है जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जो सेल है उस सेल से आउटफ्लो ऑफ वाटर
फ्रॉम ए सेल। जो एक सेल है उस सेल से वाटर का आउटफ्लो होता है इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी सेल से वाटर जो है वह बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इनसाइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आउटसाइड फ्लो हो रहा है। तो आउट फ्लो ऑफ H2O फ्रॉम अ सेल, एक कोशिका से पानी का बाहर निकलना या बाहरी वातावरण में आना, बाहरी एनवायरनमेंट में, और एक्सटर्नल सॉल्यूशन when it is kept in or it is placed in hypertonic solution, it makes a cell flaccid। ये जो है ये एक सेल को फ्लैसिड कर देता है या श्लक्स कर देता है, ढीली ढाली कर देता है। तो ये कहलाता है एक्सोस्मोसिस एंड it resulted in plasmolysis। और ये एंड में जाकर क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस के फॉर्म में हमें नजर आता है, या जो प्लाज्मोलाइसिस है वह प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। जीव द्रव्य कुंचन, यानी यहाँ पर हो जाता है जीव द्रव्य कुंचन। तो प्लाज्मोलाइज सेल हो जाती है, जीव द्रव्य कुंचित सेल जो है वह जीव द्रव्य कुंचित सेल यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरह से जो सेल्स है उन सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन वाटर का इनसाइड से आउट या आउटसाइड से इनसाइड होता है। के नोट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट। So we have talked about osmosis, endosmosis, exosmosis, hypertonic solutions, hypotonic solutions, etc. इन सब के बारे में हमने अभी पढ़ा ही है। अब इसके बाद जो ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, तो ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, प्लांट्स में ऑस्मोसिस किस तरह से हेल्प करता है किसी चीज़ को, या ऑस्मोसिस किस तरह से जो प्लांट्स है प्लांट्स में रेगुलेट करता है डिफरेंट थिंग्स को। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस में सॉइल वाटर और मृदा जल। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कैपिलरी वाटर होता है, और इस कैपिलरी वाटर के साथ यहाँ पर रूट हेयर्स होते हैं जो यूनिसेलर होते हैं। इनके सराउंडिंग सेल वॉल होती है, सेल वॉल परमिएबल है, और इसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आती है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो वाटर है वह वाटर हाइपोटोनिक होता है, जो रूट हेयर की सेल होती है उस रूट हेयर की सेल से हाइपोटोनिक होता है। तो वाटर हाइपोटोनिक है, तो उस वाटर जो है हाइपोटोनिक कारण से इसका होता है एंडोऑस्मोसिस, और इस एंडोऑस्मोसिस से ही रूट्स जो है वो उस वाटर को एब्जॉर्प्शन करती है, या सॉइल वाटर जो है वह रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वह वाटर एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू सॉइल से इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वह इंटरमीडिएट SPM है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड, सेल एब्जॉर्प्शन या कोशिका अवशोषण। अब इस रूट हेयर के पास वाली बहुत सारी एडजेसेंट सेल्स होती है। रूट हेयर में जैसे वाटर एंटर करता है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है, इनके करस्पॉन्डिंग इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, जबकि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण से वाटर जो है वह इस सेल से इसमें एंटर करता है, और ये जो वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो वाटर इसलिए एब्जॉर्ब कर पाती है रूट हेयर से क्योंकि ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक, यानी यहाँ सेल शेप जो है वह हाइपरटोनिक है, यहाँ का सेल शेप हाइपोटोनिक है। तो सेल्स के थ्रू जो वाटर है या का एब्जॉर्प्शन होता है, सेल्स आपस में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है वह ऐसी ऑस्मोसिस के थ्रू करती है।
तो डिफरेंट सेल्स जो होती है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में या उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होने के कारण से वो आपस में वाटर का एक्सचेंज करती है। सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के सराउंडिंग भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ऐसे जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के बीच में मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम इनके बीच में मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये मेम्ब्रेन्स जो होती है सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, और इससे वाटर इनसाइड या आउटसाइड जो होता है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल के बीच में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इसी ऑस्मोसिस या परासरण से होता है, क्योंकि एक तरफ हाइपर होगा और दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो जो सॉल्यूशंस है या साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल का जो अंदर का मीडियम है, उसके बीच में जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, उस कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण से इसमें ऑस्मोसिस होता है और वाटर एक्सचेंज किया जाता है। सेल टर्जिडिटी, अब ये जो सेल्स है, ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वाटर का अमाउंट इनमें बढ़ता है। तो ये वाटर जो होता है, जैसे बैलून का एग्जांपल दिया था, तो ये वाटर जैसे जैसे इसमें एंटर करेगा तो इस सेल के साइज को इंक्रीज करता है, सेल के साइज को स्वेल अप करता है, सेल्स को स्वेल अप करता है। जैसा कि एंडो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था, जो किशमिश होती है, किशमिश में वाटर एंटर कर रहा है तो किशमिश का साइज स्वेल अप हो जाता है। जो किशमिश श्रिंक होती है वह फूलकर बड़ी हो जाती है। तो उसके फूलकर बड़े होने के पीछे रीज़न जो होता है, वह सेल में जैसे ही वाटर एंटर कर रहा है तो सेल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम लेवल पर हो जाती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वह सेल वॉल पर एक प्रेशर अप्लाई करता है, और साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वह प्रेशर कहलाता है टर्जर प्रेशर, और उसके कारण से सेल जो होती है वह टर्जिड हो जाती है। तो सेल्स को अपनी फुल स्वेलिंग या फुली स्वेल स्टेज में रखने के लिए टर्जिडिटी होती है, और इसमें ऑस्मोसिस हेल्प करता है। एंडो ऑस्मोसिस से टर्जिडिटी आती है। सेल्स जो ग्रोथ करती है, तो जब तक सेल में कंप्लीट जो है वाटर है, सभी कामों के लिए वाटर की डिमांड होती है। अब जब उसमें पर्याप्त मात्रा में वाटर है, सफिशिएंट वाटर है, तो वह सेल जो होती है वह अपनी साइज में ग्रोथ करती है। टर्जिड होगी तो टर्जिड होने पर साइज में इंक्रीज होती है, और सेल की ग्रोथ होती है, अपनी साइज में इंक्रीजमेंट करती है। सॉफ्ट ऑर्गन्स, अब जो नए नए बने हुए सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे लीव्स होती है या जो बर्ड्स है या फिर स्टेम्स जो होते हैं, अब ये जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं लेकिन फिर भी वो फर्म रहते हैं। जो लीव्स होती है वे लीव्स इसी तरह से लगी रहती है प्लांट्स पर, जैसे इनकी पोजीशन होनी चाहिए वैसे ही उसकी पोजीशन रहती है। उसकी पोजीशन में ऑटोमेटिकली कोई चेंज नहीं आता है। तो ये चेंज नहीं आने के पीछे रीज़न है कि इनकी हर सेल जो होती है वह हर सेल ऑस्मोसिस के कारण टर्जिड है, यानी वह फुली स्वेल है, और जैसे फुली स्वेल है तो वह फर्म हो जाती है, जो सेल वॉल होती है वह फर्म हो जाती है, और सारी सेल्स जो होती है वह एकदम फर्म होने के कारण से, कड़क होने के कारण से जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी सही पोजीशन में रहते हैं, सही कंडीशन में रहते हैं। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब किसी जो प्लांट है उसको काफ़ी दिनों तक गमले में लगा हुआ प्लांट है या पोटेड प्लांट जो होता है, अब उस पोटेड प्लांट को यदि कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाए किसी भी तरह से, न रेन वाटर न अदर वाटर, कोई भी वाटर नहीं मिलता था, उसकी जो लीव्स होती है वह फ्लैसिड हो जाती है, यानी उसकी सेल्स जो होती है फ्लैसिड हो जाती है, और लीव्स जो होती है वह मुरझा जाती है, कर्ल हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि उनकी टर्जिडिटी ख़त्म हो गई है, और टर्जिडिटी के एंड होने से जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स लूज हो जाते हैं, उनके लूजनिंग हो जाती है। तो ये सेल सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको फॉर्म रखने में या उनकी सही पोजीशन में रखने में या उनको एक सही अलाइनमेंट में रखने के लिए ये ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस होता है। अब ग्रोथ ऑफ सीडलिंग यानी बीजों का उगना। अब सीडलिंग या बीजों का उगना किस तरह से होता है, बीज किस तरह से उगते हैं? तो बीजों का उगना जो होता है, जैसे ये हम मक्के या चने का सीड लें तो जैसे क्या कि इसमें कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, और एंडोऑस्मोसिस से ये स्वेल अप हो जाता है।
अब इसके अंदर जो प्लूमूल या प्रांकुर और रेडिकल मूलांकुर जो है वह मूलांकुर और प्रांकुर जो होते हैं ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करके उनकी ग्रोथ जो होती है वह ग्रोथ भी किससे हो रही है, ऑस्मोसिस से। वो ऑस्मोसिस से ग्रोथ करके जो सीड का होल होता है, सीड का हाइलम जो होता है या सीड पोर जो होता है, उस सीड पोर से वह बाहर निकलते हैं, प्लूमूल और रेडिकल। तो इस तरह से सीडलिंग जो होती है वो सीड्स की सीडलिंग वह या ग्रोथ की सीडलिंग जो होती है वह इसी तरह से होती है ऑस्मोसिस से, कि ऑस्मोसिस से इनमें रिजिडनेस या फर्म हो जाते हैं ये, और फर्म होने के कारण से ये उस सीड के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, रेडिकल और प्लूमूल, प्रांकुर और मूलांकुर उससे बाहर निकल जाते हैं। रूट्स की ग्रोथ, अब रूट्स जो होती है वे सोइल के अंदर ग्रोथ करती है। अब सोइल काफ़ी हार्ड होती है, तो उस हार्ड सोइल के अंदर अपना पैसेज बनाना है, तो उस पैसेज को बनाने के लिए यहाँ पर जो रूट की जो सेल होती है वह टर्जिड कंडीशन में रहती है, और टर्जिड कंडीशन में रहने के कारण से वो उस सोइल के बीच में भी अपना पैसेज बनाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ ग्रोथ कर लेती है। तो यहाँ पर भी उनकी टर्जिडिटी के पीछे रीजन ऑस्मोसिस होता है, वो एंडोऑस्मोसिस करती है और टर्जिड हो जाती है, और जिसके कारण से वह रूट में जो होती है वह रूट्स सोइल में अपना पैसेज बना लेती है, अपना रास्ता बना लेती है। ओटोकोरी या स्वतः स्फुटन, आपने कुछ फलों को देखा होगा कि कुछ फल जो होते हैं वे अपने आप फट जाते हैं और उनके बीज बिखर जाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनके जो फल होते हैं वो अपने आप फट जाते हैं और बिखर जाते हैं। जो वीड्स होते हैं या जो नॉर्मल हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं, सरसों के जो फलियाँ होती है यदि वो कंप्लीट सूख जाती है तो फिर वो बीच में से अपने आप ऐसे फट जाती है, उनके बीज बाहर बिखर जाते हैं। तो मस्टर्ड सीड्स या सरसों के बीजों का इस तरह से बाहर बिखरना क्यों होता है, यह भी उनके ऑस्मोसिस के रीजन से। अब वहाँ पर ऑस्मोसिस किस तरह से कि जैसे ही वाटर लॉस होता है तो वाटर लॉस से उनमें एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, और उसके कारण से सेल वॉल्स जो होती है वो सेल वॉल में खिंचाव होता है, और सेल वॉल्स खिंचाव होने से जो सेल्स होती है वो श्रिंक होती है, और श्रिंक होने से वो फट जाती है। तो इस कारण इस तरह से ओटोकोरी जो है वह ओटोकोरी होता है। बहुत सारे सीड्स जो फ्रूट्स होते हैं वो जैसे वाटर के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमिडिटी कांटेक्ट में आते हैं तब फटते हैं। तो वहाँ पर एंडोऑस्मोसिस से टर्जिड होते हैं, और टर्जिड होने के कारण से वो फट जाते हैं। अगर जो गांव वाले हैं तो वो ज़रूर देखते हैं कि कुछ जो फल होते हैं उनको पानी के डालते हैं, तो पानी के डालने पर उनसे पटाखों जैसी आवाज़ आती है फटने की, तो उसके पीछे और साथ ही बीज बिखर जाते चारों तरफ। तो उनके जो फटना है या उनका प्रस्फुटन जो होता है वह प्रस्फुटन वहाँ पर ऑस्मोसिस कारण से, जैसे पानी में डालते हैं एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, और उसके कारण से वो स्वेलअप होकर फट जाते हैं, फ्रूट्स और सीड्स को बिखेर देते हैं। प्लांट मूवमेंट, जो प्लांट्स की मूवमेंट होती है उसमें भी ऑस्मोसिस का काफ़ी रोल होता है। जो टच इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, इस इंडियन टेलीग्राफ प्लांट की जो लीव्स होती है उन लीव्स का मूवमेंट अप एंड डाउन यानी पेंडुलम के जैसा मूवमेंट होता है। इस तरह से वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। तो इसका जो कंटिन्यूस मूवमेंट है यह मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के कारण से। जो सेल्स होती है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में कंटिन्यू चेंज होता है, जिससे जो वाटर होता है वह इन आउट होता रहता है, और उसके वाटर के इन आउट होने से जो सेल्स होती है फ्लैसिड होती है, टर्जिड होती है, फ्लैसिड होती है, टर्जिड होती है, और उसके कारण से ये जो है टेलीग्राफ प्लांट की लीव्स जो होती है वह इस तरह से मूव करती रहती है। टेलीग्राफ यदि आपने फिल्मों में देखा तो उसमें भी इसी तरह से उसको टक टक करते हैं, और उससे जो सिग्नल्स होते हैं वो नेक्स्ट वाले के पास जाते हैं, और वह उन सिग्नल्स को डिकोड करता है। तो ये सही इसी कारण से इसको टेलीग्राफ प्लांट कहा गया है। इसी तरह से सीज्मोनेस्टी जो होती है, नेस्टिक मूवमेंट है, यानी सीज्मोनेस्टी या जो टच के प्रति सेंसिटिव या स्पर्शानुचलन जो होता है वह स्पर्शानुचलन होता है माइमोसा पीडिका या टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई।
जो छुई मुई का पौधा है, इस छुई मुई को जैसे हम टच करते हैं तो टच करते ही क्या होता है, जो इसका पल्प होता है स्टेम के वहीं पर, यह स्वेलिंग पार्ट होता है। अब इस स्वेलिंग पार्ट से जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पर जो सेंसरी हेयर होते हैं उनसे जो सिग्नल्स होते हैं वो तुरंत अंदर जाते हैं और सेल्स जो होती है वो अपना पानी वाटर रिलीज कर देती है। यहाँ सेल्स से एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है वाटर का। अब एक्सोऑस्मोसिस होने से यहाँ की सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, वो लूज हो जाती है, ढीली ढाली हो जाती है, स्लस हो जाती है, और उसके कारण से जो लीव्स होती है वो सारी लीव्स क्लोज हो जाती है, सारी जो पत्तियाँ होती है वो सिमट जाती है, छुई मुई का पौधा सिमट जाता है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद वापस से वाटर का एंडोऑस्मोसिस होता है और उस वाटर के एंडोऑस्मोसिस से वापस यहाँ पर टर्जिडिटी आती है और टर्जिडिटी आने से जो लीव्स होती है वो ओपन अप हो जाती है। तो ये जो प्लांट का मूवमेंट है ये भी ऑस्मोसिस से ही होता है। इसके अलावा स्टोमेटा जो ओपन और क्लोज होते हैं, तो स्टोमेटा के ओपन होने और क्लोज होने की वैसे पूरी मैकेनिज्म क्या होती है वह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी लेसन में, लेकिन उनका जो मूवमेंट है स्टोमेटल अपरेटस का पूरा मूवमेंट जो होता है वह एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस पर ही डिपेंड करता है। अब जैसे ही उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है स्टोमेटा में, तो फोटोसिंथेसिस से उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन बढ़ने से एंडोऑस्मोसिस होगा और वह स्वेल अप होकर ओपन हो जाते हैं। जो स्टोमेटल अपरेटस ये गार्ड सेल होती है वह स्वेल अप हो जाती है, टर्जिड हो जाती है और ओपन हो जाती है, स्टोमेटा को ओपन कर देती है। रात को जैसे ही नहीं होता है तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो फूड का सिंथेसिस या जो फूड प्रिपेयर हुआ है वह फूड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के कारण से जो वाटर उसके इनसाइड है वह वाटर वापस बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन कम हो गया तो वाटर बाहर निकल जाता है, और वाटर के बाहर निकलने के कारण से वो जो सेल्स होती है वह सेल्स फ्लैसिड हो जाती है, और फिर बाद में फ्लैसिड होने से गार्ड सेल के फ्लैसिड होने से स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। तो दिन के समय एंडोऑस्मोसिस, रात के समय एक्सोऑस्मोसिस होने से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो ये ऑस्मोसिस का प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंस है कि ऑस्मोसिस किस तरह से प्लांट्स की हेल्प करता है। ओके, तो आज के चैप्टर में हमने ऑस्मोसिस के बारे में जो डिटेल स्टडी है वह की है। इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिफरेंट प्रेशर है उन डिफरेंट प्रेशर के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे और डिफरेंट प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ जो पोटेंशियल या जो फ्री एनर्जी है उस फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है उन प्रेशर को फ्री एनर्जी में किस तरह से लिया जाता है उसको भी हम स्टडी करेंगे, और जो थर्मोडायनेमिक्स है उस थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो वाटर का मूवमेंट है इनसाइड होगा आउटसाइड होगा, उस समय डिफरेंट प्रेशर किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।